गुड इवनिंग। पिछले क्लास हमने लास्ट कहाँ तक पढ़ा था? पुष्प का लैंगिक जनन के बारे में हम जान रहे थे और उसमें अंडाशय तक हमने जाना था। पुष्प के अंडाशय के बारे में जाना था हमने। और उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है परागन। परागन क्या है वो देखते हैं। और इस बीच जो मैंने कहा था आप लोग को जो क्वेश्चन आंसर आप लोग को छांटने के लिए, और एक यहाँ पे क्रियाकलाप छोड़ा था मैंने, जो बोला था आप लोग खुद से पढ़िएगा पिछले क्लास, मतलब 2 क्लास पहले। तो आशा करते हैं सभी कोई वो काम कर चुके होंगे। इतना टाइम बीत चुका है, 2 सप्ताह पार हो चुका है, तो आप लोग कर ही चुके होंगे। अगर जो अभी तक भी नहीं किए हैं वो कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी उस चीज को कंप्लीट किया जाए, ठीक है। क्योंकि अगर एक स्टेप बाय स्टेप आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर पीछे वाला काम भी आप लोग आगे जाके करेंगे तो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा मेहनत का काम हो जाएगा, ठीक है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। परागन है, ये परागन क्या है? पराग कणों के परागकोश से निकलकर, क्या बोला है, परागकण के परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उस जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। अब यहाँ पे बोला है, चित्र में यहाँ पे आपको दिखाया गया परागकोश, वर्तिकाग्र। अब इसमें बोला है कि जो पुष्प का जो रेशा जो होता है ना, उससे जो निकल कर परागकोश तक पहुंचता है और वो जो वर्तिकाग्र तक पहुंचता है उसको परागन कहते हैं, ठीक है। और यह निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन क्या है? जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हो या उसी पुष्प के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हो तो उसे स्वपरागन कहते हैं। अब जो अब यहाँ पे बोला है, जो परागकण है जो एक ही पुष्प है, मतलब उसका जो परागकण है उसका परागकण एक ही वर्तिकाग्र में ही जाता हो, मतलब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में ही जाता हो, तो उसको स्वपरागन कहते हैं। और परपरागन क्या है? जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधों पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हो तो उसे परपरागन कहते हैं। अब यहाँ पे बात उठा है परपरागन क्या है, ठीक है। तो परपरागन यहाँ पे बोल रहा है कि जो पुष्प में जो वर्तिकाग्र होते हैं परागण का, जो वो फैलता है हवा के थ्रू, जो फैलता है, जो वर्तिकाग्र तक पहुंचा, एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचा, वो स्वपरागन हुआ। और जो वो दूसरे पुष्प के भी वर्तिकाग्र तक पहुंचता हो तो उसे परपरागन कहते हैं, ठीक है। स्वपरागन केवल अभयलिंगी पौधों में ही होता है, जिसे सूर्यमुखी, बालसम, पोर्चुलाका आदि अधिकांश पौधों में परपरागन ही परागन की सामान्य विधि है। और जो बोल रहा है अधिकांश पौधों में क्या है कि परपरागन ही सामान्य विधि कहलाती है परागन के लिए। और ऊपर में बोला है कि स्वपरागन केवल क्या है, उभयलिंगी पौधों में ही पाया जाता है। जो स्वपरागन है किसमें पाया जाता है? उभयलिंगी पौधों में पाया जाता है। जैसे सूर्यमुखी और बालसम बोला है, पोर्चुलाका बोला है, अधिकांश पौधों में परपरागन ही परागन की सामान्य विधि है। इसके लिए किसी बाहरी कारक या बाह्यकर्ता की आवश्यकता होती है, जो किसी एक पौधों के पुष्प के परागकोश से परागकणों को किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया करता हो। और मतलब बोल रहा है यहाँ पे किसी की सहायता की आवश्यकता होती है, मतलब एजेंट के थ्रू। यहाँ पे बाह्यकर्ता बोला है, बाह्यकर्ता की आवश्यकता होती है दूसरे पुष्प तक पहुंचने के लिए। किस प्रकार वो देखते हैं? ये बाहरी कारक कीट होते हैं, पक्षी होते हैं, चमगादड़ होते हैं, मनुष्य होते हैं, वायु होता है, जल होता है, आदि कोई भी हो सकती है। और ये बाह्यकर्ता कौन हो सकते हैं? मनुष्य के तौर पे भी देखा जाता है, जैसा मैंने कहा वायु के थ्रू भी होता है, और चिड़िया, कीट, चमगादड़, बहुत सारी चीजों के द्वारा होता है। परपरागन के लिए पुष्पों में कुछ विशेष अवस्थाएं होती है जिसमें उसे परपरागन की संभावना हो पाता है। और यहाँ पे बोला जो परपरागन है उसमें कुछ विशेष अवस्था होता है जिसके कारण हम उसे परपरागन कहते हैं।
और कौन सा, निषेचन। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग परागन के बारे में हमने जाना, और पौधों में जो परागन के प्रकार है उसके बारे में जाना, और उसके बाद का जो हम लोग का टॉपिक है वो है निषेचन। निषेचन देखते हैं। पराग कणों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने के बाद निषेचन की क्रिया होती है। अब यहाँ पे बात उठा है कि जो पराग कणों के वर्तिकाग्र तक जब पहुंचता है किसी भी अवस्था में, उसके बाद क्या होता है, वहां पे निषेचन की अवस्था शुरू होती है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को निषेचन कहा जाता है। अब यहाँ पे बोला गया है नर युग्मक और मादा युग्मक जब संलग्न करते हैं, मेल होता है, तब उनको निषेचन कहा जाता है। पराग कणों वर्तिकाग्र तक पहुंचने के बाद वर्तिकाग्र की सतह से पोषक पदार्थ अवशोषित कर वृद्धि करता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पराग कण के जो वर्तिकाग्र तक जो पहुंचता है, जो पराग कण है, वर्तिकाग्र तक पहुंचने के बाद क्या होता है, वर्तिकाग्र की सतह से पोषक पदार्थ, जो वर्तिकाग्र है यहाँ पे जो चित्र में दिखाया गया है, उसका जो सतह है उससे वो पोषक पदार्थ अपने अंदर सोख लेता है, जिससे क्या होता है कि उसे वृद्धि करने की आवश्यकता मिलती है, उनमें वृद्धि होने की संभावना उत्पन्न होने लगती है। वर्तिकाग्र द्वारा स्रावित रसायन के प्रभाव से सर्वप्रथम परागकण से एक नली निकलती है। क्या चीज, वर्तिकाग्र से सर्वप्रथम एक नली निकलती है, जिसे क्या कहते हैं, पराग नलिका कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि पराग नलिका कहते हैं। इस चित्र में नहीं दर्शाया गया है। आगे बोला है कि पराग नलिका के सिरे पर एक विशेष प्रकार का किण्वक निकलता है, और जो पराग नलिका है उससे ऊपर में विशेष प्रकार का एक विशेष प्रकार का क्या किण्वक निकलता है, जो वर्तिकाग्र के उत्तकों को गला देता है। जो वर्तिकाग्र है उसका जो उत्तक होता है, उनमें जो उत्तक पाए जाते हैं वर्तिकाग्र में, उनको वो गला देता। कौन, किण्वक गला देता, और नलिका आसानी से बढ़कर वर्तिका से होते हुए बीजांड में प्रवेश करता है। अब यहाँ पे बोला गया है जो गलाने के बाद, उत्तकों के गलाने के बाद नलिका आसानी से बढ़कर वर्तिका से होती हुई कहा, बीजांड में पहुंच जाता। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे में जो बीजांड दिखाया गया, ऊपर में वर्तिका है। वर्तिकाग्र से उत्तकों को गलाने के बाद वर्तिका से होते हुए कहा, बीजांड में, मतलब अंडाशय के अंदर में चला जाता है। पराग नलिका से नर युग्मक निकलकर बीजांड में अवस्थित मादा युग्मक से संलग्नित हो जाता है। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर भ्रूण के रूप में विकसित हो जाता है। ठीक है। निषेचन के उपरांत अंडाशय फल में तथा बीजांड बीजों के विकसित हो जाता है। और क्या होता है कि वो एक फल के रूप में या बीजांड के बीजों के रूप में वो विकसित होने लगता है। इस प्रक्रिया के दौरान पुष्प के अन्य भाग जैसे बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र मुरझाकर नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि वो बाकी सारी चीजें वो नष्ट हो जाती है और उनका विकसित एक अलग रूप में, फल के रूप में या बीज के रूप में वो होने लगता है उनका विकसित। जब बीज को अनुकूल परिस्थिति मिलती है तब इसके भीतर अवस्थित भ्रूण विकसित होकर नए पौधों का निर्माण करता है। मतलब नए पौधों का मतलब क्या हुआ कि वो पुष्प जो उनकी सारी चीजें नष्ट होने लगती है, बाह्य दल मतलब पंखुड़ी, बहुत सारी चीजें उनकी नष्ट होने लगती है, तो उसके बाद वो बीज के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। फिर बीज के रूप में उपस्थित होने के बाद क्या होता है कि जब उनकी अनुकूल परिस्थिति में जब वो आते हैं तब वो अपने आप को धीरे धीरे विकसित करने लगते हैं, पौधों का निर्माण करता है। बीज के नवोद्भिद के विकसित होने की क्रिया को अंकुरण कहते हैं। बीज से क्या होता है कि नवोद्भिद के विकसित होने की क्रिया को क्या कहता है, अंकुरण कहते हैं। निम्नलिखित कार्यकलाप से अंकुरण प्रक्रिया को समझा जा सकता है। अंकुरण क्या है, अब अंकुरण क्रियाकलाप द्वारा हम समझ सकते हैं। तो पहला क्रियाकलाप देखते हैं हम लोग का क्या है, चने के कुछ बीजों को रात भर पानी में फूलने दे।
चने के बीजों को क्या बोला है कि रात भर पानी में रख दे, फूलने दे। अब पानी के बीजों को निकालकर किसी गीले कपड़े में बांधकर 2-3 दिन तक इसे छोड़ दे। अब पानी को चने को निकालकर पानी फेंक कर उसके कपड़े में, एक भींगे कपड़े के रूप में उसे 2-3 दिनों तक उसे ही वैसे ही छोड़ दे। इसके बाद इसे खोलकर देखने से पता चलेगा कि उस चने के बीच में नीचे की ओर अंकुरन मतलब मूलांकर मतलब भावी जड़ एवं ऊपर की ओर प्राकुर भावी प्रवो निकल जाता है। अब चना में खुद देखेंगे कि उसका अंकुरित रूप निकल जाता है चना में जब उसे ज्यादा देर तक छोड़ देंगे पानी में या भिगोकर या कपड़े में बांधकर। बीज पत्र जिसमें खाद्य पदार्थ जमा रहता है वह अंकुरते हुए भ्रूण को पोषण करता है। अब यह क्या करता है कि खाद्य पदार्थ जमा रहता है जिससे क्या होता है कि वह अंकुरते हुए भ्रूण पर पोषण करता है। ठीक है, यह क्रियाकलाप के थ्रू हमने समझ सके कि अंकुरन क्या होता है। ठीक, अब उसके बाद बोला है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मनुष्य का प्रजनन तंत्र। मनुष्य का प्रजनन तंत्र क्या होता है वो देखते हैं। मनुष्य एक लिंगी या एक लिंगाश्रीय प्राणी है। ठीक, अर्थात नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग अलग अलग व्यक्तियों में पाए जाते हैं। और यहाँ पे जाहिर से आप सभी भी जानते हैं कि नर जनन अंग और मादा जनन अंग जो होते हैं वो अलग अलग व्यक्तियों में पाया जाता है। इनमें जनन अंगों के आधार पर मनुष्य पुरुष या नर कहलाता है। उनके जनन अंग के आधार पर क्या होता है कि वो पुरुष या नर कहलाता है, पुरुष या नारी कहलाता है। दोनों प्रकार के जनांगों में सबसे प्रमुख रचना नर और मादा जनन या गोंड कहते हैं। यह क्या होता है कि दोनों प्रकार के जनांगों से सबसे प्रमुख रचना नर और मादा जनन होता है या गोंड होता है। इसके अतिरिक्त दोनों में कुछ सहायक लैंगिक अंग तथा सहायक ग्रंथियां भी पाई जाती है। इनसे सहायक लैंगिक अंग और सहायक ग्रंथियां भी पाई जाती है। इनके अतिरिक्त सारी रचनाएं एक साथ पुरुष में नर जनांग तथा स्त्री में मादा जनांग कहलाती है। सारी रचनाएं क्या कहलाती है, वो एक नर के रूप में कहलाता है और ये स्त्री के रूप में वो प्रकट हो पाता है, मतलब कहलाता है। मानव जनांग साधारणतः लगभग 12 वर्ष की आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होने लगते हैं। और यहाँ पे बोला है कि मानव जनांग साधारणतः कब कितने वर्ष में, 12 वर्ष के बाद से ही वो विकसित होने लगते हैं। इस अवस्था में बालक बालिकाओं के शरीर में कुछ परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था के बाद क्या होता है कि हमारे शरीर में विकसित होने लगता है। यह अवस्था किशोरावस्था कहलाता है। जो 12 वर्ष की आयु के बाद का होता है उसे क्या कहते हैं, किशोरावस्था हम लोग कहने लगते हैं उसे। किशोरावस्था में होने वाले कुछ परिवर्तन बालक एवं बालिकाओं के एक समान होते हैं। बालक एवं बालिकाओं को क्या होता है कि एक समान दिखाई देता है। जैसे कांक एवं दोनों जांघों के बीच तथा बाध्य जनांग के समीप बाल आने लगते हैं। टांगे तथा बाहुओं पर कोमल बाल उगने लगते हैं। त्वचा एवं तेलीय होने लगती है मतलब ऑयली। इस अवस्था में चेहरे पर फुंसियों का निकलना भी प्रारंभ हो सकता है। इस अवस्था में अपने जैसे विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों को प्रति आकर्षित उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है, इन्हीं सब कारणों से हमें पता चलता है कि हम 12 वर्ष के आयु के बाद से किशोरावस्था प्रारंभ हो चुका है। इस परिवर्तनों के अतिरिक्त किशोर बालक बालिकाओं के शरीर में अलग अलग प्रकार के कुछ परिवर्तन भी होने लगते हैं। जैसे किशोर बालिकाओं के स्तनों में उभार आने लगता है। स्तन के केंद्र में स्थित स्तनाग्र के चारों ओर की त्वचा का रंग ज्यादा गाढ़ा होने लगता है। मानसिक चक्र आरंभ हो जाता है। मानसिक चक्र का चर्चा इसी पाठ में आगे की ओर दिया गया। ठीक है, किशोर बालक के मूंछ और दाढ़ी का उगना प्रारंभ हो जाता है।
स्वर यंत्र या लेडिकस के परिपक्वता के कारण आवाज में भारीपन आने लगती है। जो पुरुष है उनका बताया जा रहा है कि उनके मूंछ आने लगते हैं, दाढ़ी आने लगती है, उनके बाद उनका जो बोलने का जो वजन होता है, मतलब जो भारीपन होता है आवाज में, वो दिखने लगता है। वृषण में नर युग्मक शुक्राणु बनने लगते हैं। नर मिथेन अंग शीशन के आकार में कुछ वृद्धि होने लगता है। मानसिक भावनाओं के प्रभाव से कभी कभी शीशन के आकार में सामान्य से ज्यादा अवस्थित वृद्धि का कठोरता आने लगता है। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि उनके मानसिकता का भी प्रभाव होने लगता है उनके शरीर पर, और वो कुछ ज्यादा सोचने लगते हैं, और उनका जो मानसिकता है कुछ मतलब विकसित होता है, कुछ अच्छे सोचने लगते हैं वो। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन की अवस्था यौवनार्म या प्यूबर्टी कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था में जो होने वाले जो परिवर्तन है उसे क्या करते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं, यौवनारंभ कहते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी के समय शरीर में होने वाले सभी परिवर्तन अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं स्रावी हार्मोन्स के प्रभाव से होता है। इनका जो परिवर्तन होता है वो किनके थ्रू होता है और किसके द्वारा होता है? कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा, जो हमारे शरीर में जो ग्रंथियां पाई जाती है उनके द्वारा ही हमारे शरीर में विकसित का कारण होता है, उत्पन्न होता है, द्वारा स्रावी ग्रंथ हार्मोन्स का प्रभाव से होता है। जो स्रावी हार्मोन्स है जो हमारे शरीर में, उनके द्वारा भी हमारा शरीर विकसित होता है। और इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, वो नर जनन अंग कहलाता है। और नर जनन अंग, नर जनन अंग देखते हैं। नर जनन अंग में 2 वृषण, कई शुक्र अपवाहिकाएं, प्रत्येक वृषण से संबंधित अधिवृषण या एपिडाइमिस एवं शुक्रवाहिनी, शुक्राशय एवं मूत्राशय तथा शीशन एवं कुछ सहायक ग्रंथियां होती है। नर जनन अंग में यहाँ पे बताया गया कुछ अहम जो ग्रंथियां जो पाई जाती है हमारे शरीर में, जो वो उनके बारे में बताया गया है। वृषण है, शुक्र अपवाहिकाएं हैं, प्रत्येक वृषण से संबंधित जो वृषण है उन प्रत्येक वृषण से संबंधित क्या है? अधिवृषण या एपिडाइमिस है। और उसके बाद बोला गया एवं शुक्रवाहिनी है, शुक्राशय है, मूत्राशय एवं शीशन भी एक सहायक ग्रंथियां कहलाती है। इसके बाद का देखते हैं हम लोग वृषण। अब वृषण क्या है उसके बारे में जाते हैं। वृषण मनुष्य का सबसे प्रमुख जनन अंग है। जो वृषण है हमारे मनुष्य का सबसे प्रमुख जनन अंग कहलाता है, क्योंकि नर युग्मक को शुक्राणु कहलाते हैं। क्योंकि नर युग्मक जो शुक्राणु कहलाते हैं इसी से बनती है। जो वृषण है इसी से बनता है। प्रत्येक मनुष्य में जो अंडाकार वृषण होते हैं, जो उदर गुहा के बाहर होने जंघाओं के बीच त्वचा तथा पेशियों से बनी एक थैली में स्थित रहता है। इस थैली को वृषण कोश, इस थैली को क्या कहते हैं? जहाँ व्यवस्थित रहता है उसे वृषण कोश से कहते हैं। वृषण का निर्माण उदर गुहा में ही होती है एवं परंतु जनन के पहले यह उदर गुहा से एक संकीर्ण मार्ग के द्वारा वृषण कोश के ऊपर आती है। अब यहाँ बोला है कि वृषण का निर्माण क्या होता है कि उदर गुहा में होती है, परंतु वृषण का जो निर्माण था उदर गुहा में, परंतु जनन के पहले यह उदर गुहा से एक संकीर्ण मार्ग के द्वारा वृषण कोश के ऊपर आता है। संकीर्ण मार्ग के द्वारा क्या होता है कि वृषण कोश का ऊपर आता है जनन के पहले। ठीक, यह संकीर्ण मार्ग इंगुइनल कैनल कहलाता है। यह संकीर्ण मार्ग क्या कहलाता है? इंगुइनल कैनल कहलाता है। वृषण कोश अत्यंत ढीला थैलीनुमा होता है तथा यह बाहरी और शरीर के तापक्रम के अनुरूप सिकुड़ या फैल सकता है। यह सिकुड़ या फैल सकता है और यह थैली बाहर और शरीर का
या बाहरी और शरीर के तापक्रम के अनुरूप, मतलब शरीर के तापक्रम के अनुसार वो फैल भी सकता है और सिकुड़ भी सकता है। ठीक है। वृषण को शुक्राणुओं के निर्माण के लिए समुचित तापमान कितना होना चाहिए? शरीर के सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम प्रदान करता है। और जो वृषण कोश है शुक्राणु निर्माण के लिए क्या करता है कि हमारे शरीर का जो तापक्रम है उससे 1 से 3 डिग्री सेल्सियस को कम प्रदान करता है। प्रत्येक वृषण ऊपर से तंतुमय संयोजी उत्तक के एक आवरण से ढका होता है। प्रत्येक वृषण क्या होता है? ऊपर से तंतुमय संयोजी उत्तक के एक आवरण से, किसके? संयोजी उत्तक के आवरण से यह ढका रहता है, जिसे ट्यूनिक एल्बुजिनिया कहते हैं। ट्यूनिक एल्बुजिनिया कहते हैं। यह आवरण वृषण के अंदर कई सेप्टा बनाकर वृषण का लगभग 200 खाड़ों में बांट देता है। और जो वृषण होता है अंदर कई सेप्टा में, मतलब 200 खाड़ों में, मतलब 200 भागों में बांट देता है। प्रत्येक खंडों में 200 खंडों में, जो जैसे मैंने कहा 200 खंडों में बांट देता है। प्रत्येक खंड में 2 या 3 कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है। और जो प्रत्येक खंड होता है उसमें क्या होता है कि 2 या 3 नलिकाएं पाई जाती है। तो यहाँ पे बोला है कि जो प्रत्येक खंड होता है 2 या 3 कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है, जिन्हें शक्रजनन नलिकाएं कहते हैं। इन नलिकाओं में शुक्राणुओं का विकास होता है। शक्रजनन नलिकाएं के बीच अंतराली कोशिकाएं के समूह पाए जाते हैं। अंतराली कोशिकाएं के समूह पाए जाते हैं, मतलब अंदरूनी जो कोशिकाएं होती है उनका समूह पाया जाता है। उस नलिकाओं में समूह पाए जाते हैं। ये कोशिकाएं नर जनन हार्मोन, एंड्रोजनन या टेस्टोस्टेरोन स्रावित करते हैं। और यह जो शक्रजनन नलिका है, नलिकाओं के बीच क्या होता है कि अंतराली कोशिकाएं के समूह पाए जाते हैं। ये कोशिकाएं नर जनन हार्मोन, ये कोशिकाएं क्या करती है कि नर जनन हार्मोन एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन स्रावित करता है। यह हार्मोन के कारण ही नर में द्वितीय लैंगिक लक्षणों जैसे मूछ दाढ़ी तथा जनांगों के समीप बाल का विकास होता है। ठीक है। द्वितीय लैंगिक लक्षणें कहलाती हैं ये सब। शक्रजनन नलिकाएं अंदर की ओर आपस में जुड़कर एक अत्यधिक कुंडलित नलिका बनाती है, जो क्या कहलाता है? अधिवृषण वाहिनी कहलाती है। जो 2 नलिकाएं होती है जुड़कर एक कुंडलित नलिका बनाती है, उसे क्या कहते हैं? अधिवृषण वाहिनी नलिकाएं कहलाती है। अधिवृषण, अब यहाँ देखते हैं जो 2 कुंडलित रचनाएं जो मिलकर एक नलिका जो बनाती थी उसे क्या कहते थे? अधिवृषण वाहिनी नलिकाएं कहते हैं। और इसी अधिवृषण को क्या कहा जाता है? अब अधिवृषण को देखते हैं क्या कहते हैं कि अधिवृषण वाहिनी लगभग 6 मीटर, मतलब 6 मीटर, लगभग 6 मीटर लंबी नलिका है जो अत्यधिक कुंडलित और कसी हुई नलिका के रूप में वृषण के भीतरी किनारे से चिपकी होती है। और जो नलिकाएं होती है भीतर से कसी हुई होती है, कुंडली और कसी हुई नलिका के रूप में क्या होता है कि वृषण के भीतर किनारे से चिपकी हुई होती है। वृषण के भीतर क्या होता है कि किनारे से चिपकी होती है। और इस रचना को अधिवृषण या एपिडाइमिस कहते हैं। इस रचना को क्या कहते हैं कि अधिवृषण या एपिडाइमिस भी कहा जाता है। अधिवृषण वृषण से चिपकी हुई करीब घोड़े के नाल के आकार की दिखती है। जो अधिवृषण होता है, जो चिपकने का उसका जो आकार होता है वो एक घोड़े के नाल के आकार का होता है। व्यू आकार का जो बोला जाता है वही घोड़े के नाल के आकार का होता है।
आकार की दिखती है। अधिवृषण से एक शुक्र वाहिका नामक नलिका निकलती है और यह एक अधिवृषण से शुक्र वाहिका नामक नलिका भी निकलती है। अधिवृषण शुक्राणुओं का संग्रहण स्थान है। अधिवृषण जो है क्या है, शुक्राणुओं का संग्रहण स्थान कहलाता है, वहीं पे इकट्ठित होता है। इसी भाग में शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय होकर निषेचन के संयोग बनते हैं। निषेचन के संयोग मतलब बाहरी बहाव के योग में बनते हैं। शुक्र वाहिका, अब यहाँ देखते हैं कि शुक्र वाहिका क्या कहलाती है। यह करीब 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। इसका दीवार मांस और संकुचनशील होती है। अब इसका मांस क्या होता है कि संकुचनशील भी होता है। दोनों शुक्र वाहिकाएं वृषण के पीछे से इसके समानांतर आगे बढ़ती हैं। जो दोनों शुक्र वाहिकाएं नलिकाएं होती है वृषण के पीछे से इसके समांतर आगे बढ़ती है। वृषण के पीछे से वो समांतर आगे बढ़ते रहती है और इंगुइनल कैनल को पार कर उदर गुहा में पहुंचती है और इंगुइनल जो कैनल है उसे पार कर उदर गुहा में वो पहुंच जाती है। उदर गुहा में पहुंचती है। अगर यह मूत्राशय तक जाती है, आगे यह मूत्राशय तक जाती है और यह उदर गुहा पहुंचने के बाद वो आगे मूत्राशय तक भी पहुंचती है। मूत्राशय के समीप ये अपनी ओर की मूत्र नली पर एक फेटा लूप बनाकर मूत्राशय के पृष्ठ तल पर पहुंच जाती है, जहां से यह कुछ नीचे आती है, फिर अपनी ओर की शुक्राशय की नलिकाओं से जुड़कर एक सखलन नली का निर्माण करती है। मतलब यह बोला है कि वो उदर गुहा से होती हुई यह नलिकाएं और जो शुक्र वाहिकाएं हैं वो आगे की ओर बढ़ते बढ़ते क्या करती है कि वो उदर गुहा से होती हुई पार होते हुए वो मूत्राशय में जाकर मिलती है। ठीक है। स्खलन नली, अब यह देखते हैं कि स्खलन नली क्या है। स्खलन नली को देखते हैं कि क्या यह दो छोटी नलिकाएं हैं जो शुक्र वाहिकाएं तथा शुक्राशय की नलिका से जुड़ने से बनती हैं। किसके जुड़ने से? शुक्र वाहिका तथा शुक्राशय की नलिका से जुड़ने से बनती है। कौन? स्खलन नली। स्खलन नली बनती है। दोनों स्खलन नलियां एक पुरस्थ ग्रंथि में प्रवेश कर जाती है। दोनों स्खलन नलिकाएं क्या होती है कि पुरस्थ ग्रंथियों में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पे चित्र में दर्शाया गया है 6.14 में पुरस्थ ग्रंथियों में, वहीं पे जाके वो जुड़ जाती है। पुरस्थ ग्रंथियों में दोनों नलियां मूत्राशय से आने वाली नली के साथ जुड़कर मूत्र मार्ग का निर्माण करता है। और जो दोनों नलिकाएं होती है, जो मूत्राशय से आने वाली जो भी नलिकाएं होती है, वो दोनों एक दूसरे को जुड़कर मूत्र मार्ग का निर्माण करते हैं। ठीक है। ठीक है। और हमने जाना स्खलन नलिका, और इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का मूत्र मार्ग। और जो मूत्र मार्ग है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में। और इस चीज को आप लोग पहले से पढ़ के आइएगा। ठीक है। इस बीच आपने इस आगे का जो स्टेप है, मतलब जो आगे का जो लेसन है उसको आगे तक उसको पढ़ के आइएगा। और आशा करते हैं सभी को समझ में आया। अगर जो ना समझ में आया वो आप लोग पूछने की कोशिश कीजिए। आप लोग तो पूछना भूल ही गए हैं ऐसा लगता है। पूछने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि सभी को समझ में आ जाता है। किसी को भी, सबको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। तो उस चीज को, उस डाउट को अपने रिवीजन क्लास में क्लियर किया कीजिए। और ऐसा नहीं है जो लेसन का जो रिवीजन क्लास चल रहा है सिर्फ हम उसी के बारे में पूछ सकते हैं, और भी बहुत सारे लेसन के बारे में आप पूछ सकते हैं, लेकिन रिवीजन क्लास में नहीं। अलग से आप सर को मैसेज के थ्रू या फोन के थ्रू आप पूछ सकते हैं। फोन के थ्रू तो सर आखिर नहीं बताते, सर आप लोग को बोले हैं कि मैसेज के थ्रू बोलने के लिए। ठीक है। तो आप लोग मैसेज के थ्रू पूछा कीजिएगा और इस चीज को दोबारा रीड कीजिएगा। जो आज का क्लास था, जहां तक मैंने आज पढ़ाया, उस चीज को 2 बार कम से कम रीड कीजिएगा। बहुत अच्छे शब्द में समझाया गया है, कुछ हार्ड वर्ड्स है नहीं जो आप लोग को समझ में ना आए। ठीक है। तो इस चीज को आप लोग फिर से पढ़िएगा, इससे आप लोगों को कुछ ज्यादा समझ में आएगा। जितना मैंने समझाने की कोशिश किया तो उसके बाद भी आप लोग को खुद से ज्यादा समझ में आएगा। इस चीज को 2 बार कम से कम रीड कीजिएगा क्लास होने के बाद। ठीक है। और
आशा करते हैं सभी को अभी क्वेश्चन आंसर्स बनाने का रेडी कर चुके होंगे। अगर जो नहीं किए क्वेश्चन आंसर्स बनाना चालू कर दीजिए। जितने लेसन पढ़ाए गए हैं क्वेश्चन आंसर्स जरूर से जरूर बनाइए, ठीक है, क्योंकि बाद में आप लोग का देखा जाएगा यही क्वेश्चन आंसर। इस बात को ध्यान में रखिएगा, बार बार बोला जा रहा है कि बार बार की क्वेश्चन आंसर्स आप लोग बनाने का स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और सभी को अभी घर पे ही रहिए, क्योंकि अभी का समय बहुत ज्यादा ही खराब होते जा रहा है। अभी का कुछ दिन का पहले का करंट न्यूज है कि भारत का 90,000 एक दिन का रिकॉर्ड टूटा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और न्यूज देखा कीजिएगा। थैंक यू।